वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा, मैंने एडजॉइंट कैसे निकालता है वो बताया हुआ। उसके बाद मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालता है वो हमने देखा। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडजॉइंट एंड मैट्रिसेस, दो इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए एंड एडजॉइंट ए। ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले उसका एडजॉइंट निकाला फिर उसको ए से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी इक्वल टू ए एडजॉइंट ए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ट्रांसपोज। पहले ए का ट्रांसपोज किया फिर इसको एडजॉइंट निकाला, इट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ए। मतलब पहले मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालो फिर इसको ट्रांसपोज कर दो। थर्ड विल बी एडजॉइंट के ए। के इज एनी स्केलर, इट विल बी के टू द पावर n-1 adjoint of A, where here K belongs to any real number and n is the order of the this square matrix A. Fourth property is adjoint of AB, it is equal to adjoint of B into adjoint of A, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फॉलो होता है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है adjoint of diagonal matrix is diagonal matrix। मतलब अगर डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसकी एडजॉइंट ऑफ triangular matrix is triangular matrix। and seventh property है adjoint of symmetric matrix is symmetric। मतलब इन तीनों में जो जैसा मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट सेम आएगा। तो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड नेक्स्ट वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। वी कैन सी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए मैट्रिक्स का मैंने इन्वर्स निकाला, उसको फिर से इन्वर्स निकाला, तो दैट विल बी ओरिजिनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होगा वो भी सेम होगा जो ए इन्वर्स होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू A inverse A and that is equal to I, that is identity matrix। and fourth is AB inverse and that is equal to B inverse A inverse। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स की जिसको कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं ए इन्वर्स का इन्वर्स ए होता है, ए का ट्रांसपोज इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा। नेक्स्ट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अगर यहाँ पे तीन मैट्रिक्स होता अगर ए बी सी, तो ये होता सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं
प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, वेरी यूज़फुल और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। हमेशा इसका एक क्वेश्चन 12th के फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स से। तो लेट्स सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। Let's see properties of determinants। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम लोग मैं सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ बताऊंगे जिस प्रॉपर्टी का हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है। बुक्स में आप लोग देख सकते हैं 9 to 10 प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है ए का मॉड इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों का मॉड जो होगा वही सेम होगा। सेकंड है जब भी हम लोग दो रो को इंटरचेंज करते हैं या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट्स में माइनस का चेंज आता है। ये हम लोग देख सकते हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कोई एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3, दिस इज़ B1, B2, B3, दिस इज़ C1, C2, C3। ये एक डिटर्मिनेंट है A। इसमें अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ C1 इंटरचेंज विथ C2, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज किया तो A विल बी नेगेटिव साइन, इट विल बी A2, B2, C2, दिस विल बी A1, B1, C1, दिस इज़ A3, B3, दिस इज़ C3। सो दिस इज़, अगर मैं एक बार फिर से ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे, और ऑपरेशन क्या है C2 इंटरचेंज विथ C3, तो A विल बी, एक फिर से नेगेटिव साइन एक बाहर आएगा इन दोनों, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो इट विल बी A2, B2, दिस इज C2, दिस इज A3, B3, C3, एंड दिस विल बी A1, B1, C1। तो हम लोग देख सकते हैं क्या चेंज हुआ, मैंने दो कॉलम को इंटरचेंज किया है तो साइन चेंज होगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ फिर से अगर रो को चेंज करूँगा तो ऑपरेशन लगाऊंगा मैं R1 इंटरचेंज विथ R2, तो A इज़ अगेन नेगेटिव, तो इट विल बी B2, B3, B1, दिस विल बी A2, A3, A1, दिस इज C2, C3, C1। तो दिस इज़ द first property of determinants. If we interchange two rows or two column, negative sign will comes, negative sign आ जाएगा उसके determinant में। ओके, लेट्स अब इसके हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम, तब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। देखते हैं कैसे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। जैसे भी कोई भी एक डिटर्मिनेंट से, दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 0 1 5, सपोज मैं 0 की जगह 1 ले लेता हूँ, 1 2 3। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ कॉलम C1 एंड दिस इज़ कॉलम C3। तो हम लोग देख सकते हैं दोनों कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। तो हम लोग देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा। मॉड ऑफ A क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस विल बी 3 एंड दिस इज़ 10, दिस इज़ -1, दिस कैंसिल, दिस इज़ 6 -6। एक्सपेंड कैसे किया जाता है इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। दिस इज़ 10 -3, तो दिस विल बी -7, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ +7। तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ 0। तो इसका मतलब ये है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, कोई भी डिटर्मिनेंट्स के अगर 2 कॉलम और 2 रो आर आइडेंटिकल देन देयर डिटर्मिनेंट विल बी 0। यहाँ हम देख सकते हैं दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए, इसकी वजह से इसका आंसर 0 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ किसी भी रो या कॉलम, कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट्स 0 होता है। जैसे सपोज करो दिस इज़ 1 2 3,
0 0 0 1 5 6। अब हम लोग देख सकते हैं इसका जो सेकंड रो है उसके तीनों एलिमेंट 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको। दिस इज़ 1, दिस विल बी कैंसिल, दिस इज कैंसिल, दिस इज 0 - 0 -2, दिस कैंसिल, दिस विल बी 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड +3, so this is 0 and this is 0, so mod of A is 0। तो दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है हम लोग इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, जैसे एक कोई भी मैट्रिक्स है उसको मैं k से मल्टीप्लाई कर, सपोज करो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 1 -1 2 0 1 3, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इट विल बी सपोज करो वो 2 यहाँ से मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 0, दिस इज़ 2 -1 1, दिस इज़ 2 सॉरी 3 2 3। डिटर्मिनेंट में कोई भी कॉमन निकलता है, इसका मतलब वो नंबर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आया है, तो मैंने इसको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया। नाउ अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सपोज दिस इज़ b, मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज करिए ये b है, तो b को सॉल्व करता हूँ, तो इट विल बी दिस कैंसिल -3 -2 is this will be cancelled, this is cancelled, this is 6 -3 + 0 4 + 3, तो mod of b will be this is 2 into -5 -2 into 3, तो this will be -10 -6, this is -16। ना हम लोग mod a सॉल्व करके देखते हैं, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है। नाउ सॉल्व इट। तो ये तो था बिना इससे 2 के मल्टीप्लिकेशन के, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी -3 -2 -1, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 3 + 0, तो दिस विल बी -5 एंड दिस विल बी -3, सो दिस विल बी -8। तो हम लोग देख सकते हैं दोनों का क्या डिफरेंस आया। डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे नेक्स्ट इसको हम लोग देख सकते हैं b इज़ 2 टाइम्स ऑफ k, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर शायद 5th था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 6th प्रॉपर्टी में क्या होता है। लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 6th। और इतनी ही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इज़ इफ़ a इज़ डिटर्मिनेंट a1 + alpha a2 + beta c2 + gamma, and this will be, suppose this is b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डिवाइडेड बाय b1, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, दिस इज r2 b1 b2 b3, दिस इज c1 c2 c3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द अगेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, नॉट द मैट्रिसेस। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जिसका हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को पता होना चाहिए, कई बार उसका यूज़ होता है। जैसे a × b
का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये होता है कब होगा, जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए और दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दिस इज 7th प्रॉपर्टी। एंड 8th प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट्स 0 होगा, लेकिन अगर वही उसका ऑर्डर इवन है, इफ ऑर्डर इज इवन देन इट्स डिटर्मिनेंट will be non-zero perfect square। अगर उसका ऑर्डर ऑड है तब तो 0 होगा, अगर ऑर्डर इवन है तो नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, 8th हो गया। 9th प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, सिंपल उसके डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसी तरह से सेम निकलेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो प्रॉपर्टी जो कि मिस्टेक करते हैं, जैसे a प्लस बी को ऐड किया फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, दिस नॉट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये इसका इक्वल नहीं होता है। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और इतनी प्रॉपर्टी यूज़ करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दें, और आप लोगों को क्वेश्चन कम से कम 50 to 80 क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर सॉल्व करना है, तभी आप लोगों से एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। फर्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है जिसका एरिया फाइंड करना है। इसका वर्टेक्स गिवन है x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया आप लोगों को पता है, इसके अंदर के पार्ट को एरिया बोलते हैं, और इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया वैसे निकलेगा, आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज सपोज a इज़ द एरिया ऑफ 1/2, दिस इज x1 y1 1, दिस इज x2 y2 1, दिस इज x3 y3 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में बोला जाता है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑलरेडी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी बताता हूँ। कोलिनियरिटी का मतलब होता है 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आ जाए। दिस इज सपोज ए बी सी 3 पॉइंट है, अगर ये जो पॉइंट है ए वो अगर इस लाइन में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ये। दिस इज ए, दिस इज बी और ये सी। अब एक ही स्ट्रेट लाइन में हो गया, और स्ट्रेट लाइन में कोई लूप तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हुआ, 0 हो गया। तो अगर तीनों एक ही लाइन में है तो इसका मतलब दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ़
A, B and C are collinear, then it will satisfy x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे ये भी कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा और इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट देके और एक अननोन दे दिया जाएगा और यहाँ पे दोनों पॉइंट दे दिए जाएंगे। तो पूछ लिया जाएगा फॉर विच वैल्यू, सपोज करो लैम्डा अननोन दे दिया, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो हम लोग इक्वल टू 0 करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, ये 2 हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि डिटर्मिनेंट्स का यूज़ कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड किया जाता है इससे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सपोज करिए ये एक लाइन है, दिस इज P एंड दिस इज Q, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इट विल बी x y 1, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज 1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ एप्लीकेशन, यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है नॉन होमोजेनियस। तो मैं पहले नॉन होमोजेनियस बताता हूँ। जैसे सपोज करिए दिस इज a1x, दिस इज a2y, दिस इज a3z इज इक्वल टू b1, दिस इज b1x, दिस इज b2y, दिस इज b3z इज इक्वल टू b2, दिस इज c1x, c2y, दिस इज c3z इज इक्वल टू D3। यहाँ पे D1, D2 और D3 की वैल्यू जब नॉन जीरो होगा तो वो होता है नॉन होमोजीनियस। व्हेन जब D1, D2, D3 तीनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा होमोजीनियस। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है x, y, z और इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं D, और D कैसे निकलता है। D के लिए हम लोग लिखते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, दिस इज C1, C2, C3। यहाँ से हम लोग D फाइंड करेंगे और जब D1 निकालेंगे तो जब A1, B1, C1 की जगह हम लोग D1, D2, D3 पुट कर देंगे। D1, D2, D3, दिस इज A2, B2, C2, A3, B3, C3, दिस इज D1। वैसे ही मेरे को D2 चाहिए, कैपिटल D2, तो इट विल बी, अब D2 तो मैं सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगा D1, D2, D3 से। दिस इज A1, B1, C1, दिस इज D1, D2, D3, दिस इज A3, B3, C3। ये D2 आ गया और D3 हमारा आ जाएगा A1, B1, C1, A2, B2, C2 एंड दिस इज D1, D2, D3। यहाँ से D1, D2, D3 आ गया और हम लोगों को फाइंड करना होगा तो x, तो x आएगा D1 अपॉन D, y आएगा D2 अपॉन D और z आएगा D3 अपॉन D। इसको मैंने सॉल्व किया है यूजिंग क्रैमर्स रूल। दिस इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल कई बच्चों के सिलेबस में है, कई बच्चों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग सीख लीजिए क्योंकि ज्ञान तो अच्छा ही होता है। ओके, दिस इज़, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रैमर्स रूल में और क्या क्या कंडीशंस होती है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्रैमर्स रूल में और हम लोग क्या कंडीशन इसमें यूज़ कर सकते हैं।
जैसा क्रैमर्स रूल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रैमर्स रूल में सबसे पहले डी फाइंड किया था। अब डी की दो कंडीशंस होंगी, या तो इज इक्वल टू 0 होगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और जब d इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस होगी। एक कंडीशंस होगा इफ़ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। अगर ये तीनों 0 आते हैं तो इसको बोला जाएगा इट इज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, सॉरी दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंस। एंड यहाँ पे दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन होगी इफ एट लीस्ट वन of the d1, d2 and d3 is non-zero, then it have no solution, और इसी को बोला जाता है inconsistent। so this is एक ट्री है जो डी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो आज की क्लास यहीं तक। डिटर्मिनेंट्स के हम लोग यूज़ देखें, उसके बाद और भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन्वर्स निकालने का एक और तरीका होता है जिसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। लेक्चर अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।